गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू यू। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस पर्व पर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काव्य लक्षण, जो कि कॉलेज लेक्चरर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके सिलेबस में है, तो हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि काव्य लक्षण है क्या। काव्य लक्षण के अंतर्गत वैसे तो काव्य की परिभाषा का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन लक्षण शब्द से अलग तात्पर्य अर्थात काव्य के विशिष्ट तत्वों की ओर इंगित करना क्या कहलाता है, काव्य लक्षण कहलाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो काव्य के विशिष्ट तत्व, जिसमें उनके विग्रह, चिन्ह और महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके बारे में उल्लेख करना काव्य लक्षण के अंतर्गत आता है। तो विभिन्न आचार्यों ने अपने काव्य लक्षण के अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें से संस्कृत के आचार्य, पाश्चात्य आचार्य जो हैं और हिंदी के आचार्य जितने भी हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जैसा उनका अध्ययन था उस हिसाब से उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषाएं दी हैं, अर्थात महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमें जानकारी दी है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने कौन कौन से काव्य लक्षणों के बारे में बताया है, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत के आचार्यों के जो काव्य लक्षण जो उन्होंने दिए हैं, उससे पहले हम अपने स्तर पर चेक करेंगे, जांच करेंगे कि काव्य लक्षण वास्तव में काव्य के लक्षण कौन कौन से होने चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले तो काव्य लक्षण में काव्य में क्या होना चाहिए, अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। काव्य में अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। अव्याप्ति अर्थात मूल में घटित ना होना, जो मूल में घटित ही नहीं हुआ उसे काव्य में नहीं बताना, ठीक है। और अव्याप्ति दोष होगा मूल के अतिरिक्त अन्यत्र घटित होना, यानी कि जो मूल है उसमें घटित हुआ ही नहीं, अन्यत्र घटित हुआ है, तो वह काव्य का लक्षण नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा क्या है, शब्दावली सर्वथा स्पष्ट हो। शब्दावली जो है वो काव्य की क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और देखें, अनावश्यक विस्तार ना हो, अनावश्यक विस्तार ना हो, अर्थात जो बातें महत्वपूर्ण हैं उसी का इसमें वर्णन किया गया हो, अनावश्यक विस्तार ना हो। काव्य के दो पक्ष कौन कौन से हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। दोनों की महत्ता होनी चाहिए काव्य में। किस किस की, कला पक्ष और भाव पक्ष, दोनों की महत्ता होनी चाहिए। आगे देखेंगे, केवल अनिवार्य तत्वों का उल्लेख हो, वैकल्पिक तत्वों का नहीं। केवल अनिवार्य तत्वों का उल्लेख होना चाहिए, वैकल्पिक तत्वों का नहीं। तो ये जो जितने भी बिंदु दिए गए हैं, इस पर अगर कोई परिभाषा खरी उतरती है तो वह काव्य की आदर्श परिभाषा हो सकती है। ये चीजें तो उसमें होनी ही चाहिए। तो चले हम अब करेंगे, संस्कृत के आचार्यों ने सबसे पहले
कौन सी परिभाषा दी काव्य की? तो देखिए, काव्य लक्षण में सर्वथा प्राचीन मत जो है वो किसका है? भामह का है। लेकिन भामह से पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के बारे में चर्चा की है। तो उनकी परिस्थितियां देखेंगे, उन्होंने क्या क्या उसके अंतर्गत बताया। मृदु ललित पढ़ाढ्य गूढ़े शब्दार्थ हीनम। मृदु ललित पढ़ाढ्य गूढ़े शब्दार्थ हीनम जनपद सुख नृत्य योजम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षा का नाम। तो देखिए, मृदु ललित पढ़ाढ्य गूढ़े शब्दार्थ हीनम जनपद सुख बोध्य युक्ति नृत्य योजम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षा का नाम। तो इसके अंतर्गत भरत मुनि क्या बताना चाहते हैं? भरत मुनि ने यह वाला, भरत मुनि के द्वारा नाट्य के लक्षणों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, मृदु ललित पढ़ाढ्य अर्थात जो नाटक देखने वाले हैं वो काव्य कैसा होना चाहिए नाट्य के लिए? कि मृदु कोमल शब्द होने चाहिए, ललित शब्द होने चाहिए, शब्दार्थ गूढ़ अर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसा अर्थ हो जो आसानी से जनपद सुख बोध्य, आसानी से जनता को समझ में आ जाए। युक्ति नृत्य योज्यम अर्थात तर्क से युक्त हो और नृत्य में तर्क संगत हो। और देखिए, बहुकृत रस मार्ग, बहुत सारे रस उसमें शामिल हो। संधि संधानम युक्तम अर्थात सभी प्रकार की संधियों का उसमें विवरण किया हुआ हो। सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षा का नाम, वह ही एक नाटक के लिए शुभ काव्य हो सकता है। लेकिन भरत मुनि ने इसमें क्या किया है? नाटक के काव्य लक्षण बताए हैं, काव्य के नहीं। तो सबसे पहले किसने काव्य लक्षण बताए? भामह ने। तो हम देखेंगे भामह की काव्य लक्षण की। तो देखिए, भामह ने काव्य की क्या परिभाषा दी? भामह ने काव्य की परिभाषा दी शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का साहित्य ही क्या है? काव्य है। ठीक है, शब्द और अर्थ का साहित्य ही क्या है? काव्य है। तो भामह है, ये जो परिभाषा है ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, लेकिन भामह क्या है? अलंकारवादी है। तो अलंकारवादी होने के कारण साहित्य का अर्थ पूरी तरह से अभीष्ट नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, साहित्य का अर्थ चमत्कार पूर्ण भी ले सकते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ का चमत्कार पूर्ण भी ले सकते हैं। लेकिन चमत्कार का अर्थ किसमें लेते हैं? अलंकारों में। अलंकार क्या है? चमत्कार पूर्ण अर्थ ही तो है, शब्द ही तो है, चमत्कार पूर्ण अलंकार है। ठीक है, लेकिन इसके वजह से जो भामह है वह रस को उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया, अर्थात रस की कहीं भी चर्चा नहीं की। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि भामह की काव्य की परिभाषा क्या है? शब्दार्थों सहितो काव्यम।
ठीक है। अब इसमें देखें, कोई भी परिभाषा या कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, उसमें कोई ना कोई दोष जरूर होता है। जैसे कोई इंसान भी है, उसमें भी कोई ना कोई दोष जरूर होगा। अगर गुण होंगे तो दोष भी होंगे, तो हमें गुण और दोष दोनों के साथ में स्वीकार करना है। तो हम सभी इसी तरह से परिभाषाएं करेंगे जिसके हम गुण और दोष दोनों ही बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलें। रुद्रट ने परिभाषा दी, ननु शब्दार्थो काव्यम। अब भामह की तरह ही रुद्रट ने भी शब्द और अर्थ के संयोग मात्र को क्या कह दिया? काव्य कह दिया। शब्द और अर्थ के संयोग मात्र को क्या कह दिया? काव्य कह दिया। लेकिन इसमें अब कौन सा दोष आ गया? अतिव्याप्ति दोष आ गया, क्योंकि शब्द और अर्थ का मात्र संयोग ही काव्य नहीं हो सकता। इसके बाद आए दंडी। दंडी ने क्या परिभाषा दी? देखें उनकी परिभाषा दंडी की। शरीरम तावदिष्टात् व्यवच्छिन्न पदावली। शरीरम तावदिष्टात् व्यवच्छिन्न पदावली। तो दंडी की यह परिभाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। निसंदेह दंडी ने सर्वप्रथम काव्य के शरीर की बात की है, और इसका अर्थ क्या होगा कि इष्ट अर्थ से परिपूर्ण शब्दावली को काव्य का शरीर माना। तो जो इष्ट अर्थ से परिपूर्ण शब्दावली है वो काव्य का शरीर है। तो यह भावी जो जितने भी काव्य आए हैं उसके लिए ये बीज का काम इस परिभाषा ने कर दिया है। तो यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है दंडी की। तो इसके बाद और कौन से आचार्य आए? दंडी के बाद वामन। तो वामन की परिभाषा देखो। वामन काव्य शब्द द्वयम् गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ योर्वर्तते। वामन की परिभाषा काव्य शब्दायम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थी और वर्तते, अर्थात गुणों तथा अलंकारों से युक्त शब्दावली क्या है? काव्य है। अर्थात जिसमें गुण और अलंकार हो उससे युक्त जो शब्दावली है वह क्या है? काव्य है। तो इसकी हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत दंडी वामन हमें क्या कहना चाहते हैं काव्य के बारे में, कि गुण जो होते हैं वो क्या है? काव्य की आत्मा है। हमारे अंदर जो गुण होंगे वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाएंगे। इसी तरह से काव्य में जो गुण होंगे वो भी काव्य के बारे में, काव्य की आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो वामन की सबसे बड़ी देन, जो कि दंडी ने क्या कहा था? काव्य के शरीर के बारे में बात की। तो वामन ने काव्य की
आत्मा के बारे में बात की है। तो हमारे लिए वामन के इस काव्य लक्षण की, काव्य की परिभाषा में काव्य के गुणों अर्थात काव्य की आत्मा के बारे में बात की है। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा है वामन की। आगे चलेंगे हम अगले आचार्य पर। हमारे अगले आचार्य हैं आनंदवर्धन। अब आनंदवर्धन का नाम आते ही क्या आता है? ध्वनि काव्य माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी? ध्वनि शब्दार्थ रूप, ध्वनि शब्दार्थ रूप अर्थात ध्वनि युक्त काव्य ही क्या है? महत्वपूर्ण काव्य है। तो एक तरह से आनंदवर्धन ने ध्वनि को क्या मान लिया है? काव्य की आत्मा ही मान लिया है। और काव्य की आत्मा मानते हुए इन्होंने क्या कहा है? ध्वनि रीति काव्यास्यात्मा अर्थात ध्वनि युक्त जो काव्य है वह क्या है? ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है। तो इस तरह से आनंदवर्धन ने क्या माना है कि ध्वनि से युक्त काव्य ही श्रेष्ठ काव्य है। तो आनंदवर्धन के इस काव्य में यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है काव्य लक्षण की, लेकिन यह आदर्श परिभाषा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई चित्र ही समाहित होता है। तो यह काव्य की परिभाषा जो है यह पूरी तरह से आदर्श परिभाषा हम इसकी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार इस काव्य में जो आनंदवर्धन ने जो काव्य की परिभाषा दी है, तो इसमें कौन सा दोष सामने आता है? अतिव्याप्ति दोष हमारे सामने आ रहा है। अगले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की परिभाषा दी और काव्य के लक्षणों के बारे में बताया, वे कौन हैं? कुंतक। कुंतक ने क्या परिभाषा दी? कुंतक शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्धि यह्लाद कारिणी। तो इनकी परिभाषा में कुंतक ने क्या परिभाषा दी? कुंतक का नाम आते ही सामने आता है वक्र। वक्र से क्या तात्पर्य है? वक्र अर्थात टेढ़ा कथन। और क्या आता है वक्र से तात्पर्य? हम तीन प्रकार से ले सकते हैं। एक तो टेढ़ा कथन, और क्या हो सकता है? वक्रोक्ति काव्य अलंकार भी है, आपको ध्यान होगा। वक्रोक्ति काव्य अलंकार। और वक्र का शब्द हम क्या ले सकते हैं? कवि के कौशल से जन्य वक्रतापूर्ण कथन। कवि के कौशल से जन्य वक्रतापूर्ण कथन। तो वक्र के तीन अर्थ हमारे सामने आ रहे हैं। कुंतक क्या कहना चाहते हैं अपनी परिभाषा में? देखें कि शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार अर्थात वह काव्य श्रेष्ठ है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है। वक्र व्यापार अर्थात कवि के कौशल से जन्य जो वक्रता कथन है उसमें, और बंधे व्यवस्थित तो काव्यम अर्थात ऐसे बंधन में व्यवस्थित है जो पाठक जो हैं उनके आह्लाद का जो कारण बन सके। अर्थात जो पढ़ रहा है, जिस काव्य को जो पढ़ रहा है उसके आह्लाद का जो कारण बन सके, उसकी प्रसन्नता का जो कारण बन सके, वह क्या है? श्रेष्ठ काव्य है।
तो यह परिभाषा भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगली परिभाषा देखेंगे आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? आचार्य मम्मट तद्दोषो शब्दार्थो सगुण नवलंकृति पुनः क्वापि तो आचार्य मम्मट की परिभाषा जो ये इन्होंने दी है, इस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखें इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो कि तद्दोषो शब्दार्थ हो, अर्थात दोषों से रहित हो, सगुण अलंकृति और गुणों से युक्त हो, और चाहे कहीं कहीं अलंकार ना भी हो, वह क्या हो सकता है? श्रेष्ठ काव्य हो सकता है। तो मम्मट के काव्य लक्षण के 3 प्रभाग हमारे सामने आ रहे हैं। कौन कौन से देखें? अदोषो, सगुणों और अलंकृति, ये 3 प्रभाग मम्मट की परिभाषा के हमारे सामने आ रहे हैं। अर्थात वह काव्य जो दोष से रहित हो, वह काव्य जो गुणों से युक्त हो, और अलंकार चाहे उसमें ना हो तो भी चलेगा। तो देखिए अब इन पर सबसे पहले विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने क्या आपत्तियां की? तो सबसे पहले अदोषो शब्द पर आपत्ति हुई। देखें क्या कहा आचार्य विश्वनाथ जी ने कि क्या कोई सदोष वाला काव्य, चाहे वह ध्वनि काव्य ही क्यों ना हो, ध्वनि काव्य जो है वो उत्तम काव्य माना जाता है, तो क्या अगर उसमें भी दोष है तो क्या उसे काव्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? सबसे पहले विश्वनाथ जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की। दूसरी आपत्ति उनकी क्या थी? ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी काव्य का कुछ अंश यदि दोषपूर्ण हो, किसी काव्य का कुछ अंश जो दोषपूर्ण हो, क्या उसे निकाल दें? नहीं निकाला जा सकता। और उन्होंने कहा कि किसी भी काव्य में, कोई भी काव्य ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो। अगर दोष रहित काव्य हम चाहेंगे तो वह तो मिलना ही दुर्लभ हो जाएगा। इस तरह से विश्वनाथ ने इन पर बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की। तो देखें इसके बाद सगुणों के बारे में इन्होंने क्या बोला? सगुणों शब्द, सगुणों अर्थात इसका अर्थ ये निकलेगा कि ओजपूर्ण वाक्य। क्या होना चाहिए? ओजपूर्ण वाक्य है जिस काव्य में, तो फिर रस, ओजपूर्ण वाक्य अर्थात उसमें रस भी आएंगे। तो सगुणों की जगह पर विश्वनाथ जी ने क्या कहा? किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? सरसों शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से विश्वनाथ जी ने इतनी आपत्तियां इनकी इस परिभाषा पर क्यों की? ये तो क्या पता या तो वे कुंठा से ग्रस्त थे कि कहीं मुझसे ज्यादा मम्मट जो है वो ज्यादा स्थान ना प्राप्त कर ले, ये भी एक वजह हो सकती है आचार्य मम्मट की इस परिभाषा में बहुत सारी आपत्तियां लाने के लिए। जबकि स्वयं विश्वनाथ जी ने मम्मट का काव्य प्रकाश, इसकी सभी मान्यताओं को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया है। काव्य प्रकाश की सभी मान्यताओं को विश्वनाथ जी ने स्वीकार किया है। केवल इसी में ही इन्होंने कमियां निकाली हैं। किस किस पर? अदोषों और सगुणों पर। और भी मम्मट के उपरांत जो बाद के आचार्य थे, जैसे कि हेमचंद्र, भोजराज, वाग्भट आचार्य, इन सब ने मम्मट की इस परिभाषा को स्वीकार किया है और तहे दिल से स्वीकार किया है।
और इसके साथ ही बहुत सारे आचार्य हैं, आज भी इनकी परिभाषा ये जो है वो बहुत ही ज्यादा काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब स्वयं विश्वनाथ जी ने क्या परिभाषा दी, देखिए अपने आचार्य विश्वनाथ। सबको याद होगी इनकी परिभाषा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त जो काव्य है, वाक्य रस युक्त जो वाक्य है वह ही क्या है, काव्य है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो इसमें कौन सा दोष आ रहा है, एक ही त्रुटि है इसमें कि इसमें अव्याप्ति दोष है, अर्थात इन्होंने केवल रस को ही महत्व दिया है। आगे देखिए पंडित जगन्नाथ, इन्होंने क्या परिभाषा दी, रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, अर्थात वह शब्द काव्य कहलाता है जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक है। यह जो परिभाषा है बहुत ही सरल है, सुबोध है और बहुत ही सरस है। अब देखिए इन्होंने रमणीय अर्थ माना है, अर्थात जिसमें रमणीयता हो, जिस शब्द में, वह ही काव्य माना जाएगा। रमणीयता इसमें सिर्फ, इसको एक आदर्श परिभाषा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने शब्द रमणीयता किसमें मानी है, रमणीयता का अर्थ क्या है, चमत्कार। तो इन्होंने केवल शब्द में ही चमत्कार माना है, जबकि शब्द के साथ साथ अर्थ में भी चमत्कार होता है। तो इस परिभाषा को हम थोड़ा सा अगर संशोधन कर दें तो यह परिभाषा काव्य की आदर्श परिभाषा कही जा सकेगी। तो ये देखिए कौन सी परिभाषा इन्होंने आगे बताई। बस यहाँ पर करना क्या है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द की जगह पर क्या करना है, शब्दार्थो काव्यम। तो यह परिभाषा क्या है, एक काव्य की पूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। तो इस तरह से संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने मत दिए काव्य की परिभाषाओं के बारे में। हम अगली वीडियो में करेंगे पाश्चात्य के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने काव्य के कौन कौन से लक्षण बताए। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।